अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और इसका IG-1 न्यू सिलेबस के तहत, और इसके एलिमेंट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे जो कि है मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेसेस। जिस तरह से मैंने एलिमेंट 2 के ख़त्म होने पे एक बात आपको बताई थी कि ये एलिमेंट लेंथी होने की वजह से आपको अवेलेबल होगा डिफरेंट पार्ट्स में, तो आज हम इसके पहले पार्ट की रिकॉर्डिंग करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद अपलोड कर देंगे। मज़ीद इसके पार्ट्स देखने के लिए आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। बेहतर तरीका ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव होगा जिससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया। लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, इस एलिमेंट 3 मैनेजिंग रिस्क के अंदर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस परफॉर्मेंस। के हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का कंसेप्ट क्या है और ये कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज होगा। दूसरा पॉइंट है समराइज हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट वर्क कैन बी इम्प्रूव। कैसे हम हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को बेहतर कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास थर्ड वन, समराइज द ह्यूमन फैक्टर्स which positively or negatively influence behavior at work in a way that can affect health and safety। कि वो कौन से इंसानी अनासर हैं जिसकी वजह से उनका असर वो मनफी भी हो सकता है और मुस्बत भी हो सकता है किसी के बिहेवियर के ऊपर वर्क प्लेस में, जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर असर पड़ सकता है। चौथा हमारे पास आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट के असूल क्या हैं, किन बुनियादों पे वो काम करेगी, रिस्क असेसमेंट होती क्या है और उसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा या कैसे कैरी आउट किया जाएगा। पांचवा हमारे पास इसके अंदर मौजूद है डिस्कस टिपिकल वर्क प्लेस चेंजेस दैट हैव सिग्निफिकेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट्स एंड वेज टू मिनिमाइज दोज इम्पैक्ट। कौन से ऐसी तब्दीलियां हैं जो नुमाया फर्क डालती हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर और हम उनके ऊपर कैसे काबू पा सकते हैं या उन्हें कैसे कम कर सकते हैं। अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जी डिस्क्राइब व्हाट टू कंसीडर व्हेन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। हमने किस वक्त एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को बनाना है, तरतीब देना है, डेवलप करना है कि आप जो भी एक्टिविटीज हैं उनको सेफली परफॉर्म कर सकें। एक्सप्लेन द रोल, फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ परमिट टू वर्क सिस्टम। इस टॉपिक के अंदर हम पूरे का पूरा परमिट टू वर्क सिस्टम PTW को डिस्कस करेंगे। देन वी हैव डिस्कस टिपिकल इमरजेंसी प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एंड हाउ टू डिसाइड व्हाट लेवल ऑफ फर्स्ट एड इज नीडेड इन द वर्क प्लेस। इस पार्ट में इस एलिमेंट के हम डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या हैं और फर्स्ट एड हम किस तरह से मुहैया कर सकते हैं। नेक्स्ट जी एलिमेंट 3.1। एलिमेंट 3.1 का मतलब ये है कि ये एलिमेंट 3 का पहला हिस्सा है जिसके अंदर मौजूद है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। कि हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो इस हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उनके ऊपर कैसे काबू पाया जा सकता है।
अच्छा जी, सबसे पहले सेफ्टी कल्चर की यहां पे हमें डेफिनेशन दिखाई दे रही है। द सेफ्टी कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द शेयर्ड एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी। मतलब सेफ्टी कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन का मुश्तरका तौर पर लोगों का हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड रवैया क्या है, उनके इसके बारे में अकायद क्या है और वो इसको कितनी कदर की निगाह से देखते हैं, उनके मुश्तरका तौर पर। किसी एक बंदे का, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही, शेयर्ड। हम इसके अंदर शेयर्ड का वर्ड जब आएगा तो मुश्तरका तौर पर लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में क्या राय रखते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं, तो ये कल्चर कहलाएगा। और नीचे इसमें जैसा दिखाई दे रहा है, इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये फिर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये अलग डिस्कशन है। इस टाइम पे हमने सिर्फ इसको डिस्कस किया कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है क्या चीज। आगे चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कल्चर के सामने देखते हुए हम डिस्कस करते हैं इसको। दोनों जानिब चार पॉइंट्स हैं जो मेनली इनको अलग करेंगे, इनके दरमियान में फर्क वाजे करेंगे। तो पॉजिटिव कल्चर का पहला है, पीपल थिंक दैट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, कि लोग अगर ये समझते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है तो ये पॉजिटिव कल्चर की तरफ निशानदेही की जा रही है। नेगेटिव कल्चर में लॉट्स ऑफ पीपल थिंक सेफ्टी इज ऑफ लो प्रायोरिटी। नेगेटिव कल्चर में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी इतनी अहम नहीं है बनिस्बत प्रोडक्शन के, क्वालिटी के या बिजनेस करने के। पॉजिटिव कल्चर में दूसरी चीज, सेफ्टी इज कंसिडर्ड इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, के ऑर्गेनाइजेशन के हर सेक्शन में हेल्थ एंड सेफ्टी को डिस्कस किया जाएगा या शुमार किया जाएगा। नेगेटिव कल्चर में ऐसा नहीं होगा। सेफ्टी इज नॉट कंसिडर्ड इन डिसीजन मेकिंग एट एनी लेवल। सेफ्टी जो है किसी भी तरह हम क्या करेंगे कि हर लेवल पे जब हम इसको इंगेज नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो ये नेगेटिव कल्चर की तर्जुमानी करेगा। देन पॉजिटिव कल्चर में तीसरी चीज, पीपल वर्क सेफली बिकॉज दे वांट टू, नॉट बिकॉज दे आर टोल्ड टू। इसमें लोग खुद से, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम काम को महफूज तरीके से करें, इसलिए नहीं कि उन्हें कहा जा रहा है तो वो महफूज तरीके से करें, बल्कि इसलिए कि वो जाती तौर पर चाहते हैं कि काम को महफूज तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए। नेगेटिव कल्चर में इसके बरक्स क्या होगा, पीपल विल ओनली वर्क सेफली इफ दे आर टोल्ड टू एंड थिंक दैट दे विल बी कॉट एंड पनिश्ड इफ दे डोंट। मतलब वो इस डर, इस खौफ से कि वो सेफ्टी परफॉर्म कर रहे होते हैं। पहली बात है, नेगेटिव कल्चर में बहुत सारे लोग सेफली किसी काम को परफॉर्म करने की तरफ जाते ही नहीं है। जो लोग जाते हैं तो वो दो बातों की वजह से जाते हैं, एक कि वो पकड़े जाएंगे, दूसरा उस पकड़े जाने के नतीजे में उनको पनिशमेंट हो सकती है, उन्हें फाइन हो सकता है। पॉजिटिव कल्चर की लास्ट डिफरेंस नेगेटिव कल्चर के रेलेवेंट देखेंगे। ऑल वर्कर्स आर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पेयर थिंकिंग एंड बिहेवियर। पॉजिटिव में क्या होगा कि जब आपके पेयर ग्रुप्स जो होंगे वो जब पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहे होंगे तो इसकी वजह से इंडिविजुअल्स के ऊपर यह असर पड़ेगा, क्योंकि पेयर ग्रुप्स, पेयर ग्रो को बोलते हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसलिए बनाया जाता है ताकि काम को बेहतर तरीके से टीम वर्क की मदद से परफॉर्म किया जाए। तो क्या होगा कि अगर ये पेयर ग्रुप जो है इसकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो वर्कर्स के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा। दूसरी जानिब अगर नेगेटिव कल्चर होगा तो इसके बरक्स उस नेगेटिव पेयर ग्रुप की वजह से जो असर है वो भी वर्कर्स के ऊपर नेगेटिव होगा। आगे जी, इंडिकेटर्स यूज्ड टू असेस कल्चर। अब हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें इसके बारे में मालूमात कैसे मिलेंगी, हम कैसे जान सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव है या
नेगेटिव है। तो इसके लिए जी इसके इंडिकेटर्स हैं, अलामतें हैं, जिन अलामतों की मदद से हम ये चीज अंदाजा लगाते हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं कि आया जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस वक्त मौजूद है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। पहली चीज एक्सीडेंट्स, इसके अंदर आता है एक्सीडेंट रेट्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सीडेंट रेट ज्यादा है तो वहां पर कल्चर नेगेटिव शो होगा, और अगर एक्सीडेंट रेट्स कम है तो ऐसी सूरत में आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट सिकनेस रेट, के लोग कितने बीमार हो रहे हैं। लोग बीमार होने की वजह, सिकनेस रेट से तो जाहिर हो गया कि अगर सिकनेस रेट ज्यादा होगा तो वर्कर जो है काम पे नहीं आ पाएगा, तो ऐसी सूरत में भी एब्सेंटिज्म बढ़ेगा। एनी ऑफ सिकनेस रेट से अगर ज्यादा है तो ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव कल्चर है, और सिकनेस रेट अगर कम है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव कल्चर है। सिकनेस रेट से पता ये चलता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल है। अगर सूटेबल होगा तो पॉजिटिव कल्चर की तरफ जाएगा, और अगर ये सूटेबल नहीं है वर्कर के लिए, वर्कर बार बार बीमार हो रहा है, तो ऐसी सूरत में नेगेटिव कल्चर सामने आएगा। एब्सेंटिज्म, जी एब्सेंटिज्म बोलते हैं गैर हाजिरियों के तसलसल को। इसमें ऐसा नहीं कि एक बंदा अगट्ठी छुट्टी पे चला जाए, बल्कि ऐसा है कि एब्सेंटिज्म गैर हाजिरियों का तसलसल इस तरह से है, एक बंदा 2 दिन आता है 2 दिन नहीं आता, 2 दिन आता है 2 दिन नहीं आता। अब इसके पीछे ये जो तसलसल है, अगर ये ज्यादा है गैर हाजिरियों का तसलसल, तो ऐसी सूरत में कल्चर नेगेटिव होगा, और अगर ये तसलसल कम है तो कल्चर पॉजिटिव होगा। एब्सेंटिज्म के पीछे 2 बातें हैं, या तो वर्कर काम की वजह से बीमार हो रहा है और काम पे नहीं आ पा रहा, दूसरी वजह यह है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो उसमें फिट इन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो अवॉइड कर रहा है वर्किंग एक्टिविटीज को। फोर्थ वन हमारे पास आता है जी स्टाफ टर्नओवर। स्टाफ टर्नओवर में क्या होता है कि लोगों का एक काम पे आना, हायर होना, और उसके बाद उस काम को छोड़ के चले जाना। अगर ये टर्नओवर रेट ज्यादा है तो ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर नेगेटिव होगा, और अगर स्टाफ टर्नओवर रेट कम है कि ऑर्गेनाइजेशन रिटेन कर रही है अपने एम्प्लॉयज को, तो ऐसी सूरत में कल्चर पॉजिटिव होगा। यहां पे स्टाफ को रिटेन करने का मामला है, स्टाफ को मेंटेन करने का मामला नहीं है। स्टाफ मेंटेन करने से मुराद ये लिया जाएगा कि अगर आपके पास 20 एम्प्लॉयज हैं एक काम को करने के लिए, तो वो 20 एम्प्लॉयज ही रहें, लेकिन स्टाफ रिटेंशन जो है वो अहम मामला है। उसमें क्या है कि जो 20 एम्प्लॉयज वहां पे मौजूद हैं, तो उनमें से ज्यादा एम्प्लॉय आप हर साल उनके साथ कैरी ऑन करें वर्क एक्टिविटीज, तो ये रिटेंशन ऑफ स्टाफ होगी। मतलब कि जो स्टाफ आ चुका है उसको जाने न दिया जाए, तो ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ टर्नओवर रेट जो है वो कम होगा और एक पॉजिटिव कल्चर की तरफ निशानदेही करेगा। कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स, के इससे भी पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना लॉ को फॉलो कर रही है, स्टैंडर्ड्स को, लॉ को कितना फॉलो कर रही है। अगर वो कर रही है तो पॉजिटिव कल्चर, अगर नॉन कंप्लायंस है तो देन नेगेटिव कल्चर। वर्कर कंप्लेंट्स अबाउट कंडीशन, अगर वर्कर बार बार कंप्लेंट्स कर रहा है कंडीशन के मुतालिक, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि नेगेटिव कल्चर होगा। आप देख सकते हैं कि हर इंसान की क्वालिफिकेशन के बाद या पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद उसकी यही कोशिश होती है कि वो एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करे, जहां की वर्किंग कंडीशंस के बारे में उसने सुना है कि बहुत ज्यादा बेहतर है, जहां पे उसने सुना कि फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए वर्कर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल होना बहुत ही लाजमी चीज है। आगे हमारे पास आ गया इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स। पीयर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पीयर्स किसे बोलते हैं। पीयर ग्रुप जो है बेसिकली लोगों को मुख्तलिफ हिस्सों में, जत्थों में तकसीम कर दिया जाता है किसी भी एक्टिविटी को या वर्क को परफॉर्म करने के लिए,
ताकि टीम वर्क की मदद से जो काम एक इंडिविजुअल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के मुश्किल से परफॉर्म करवाया जा सकता है, वो काम आसानी इन पेयर ग्रुप्स की मदद से हम करवा सकते हैं। अब इनका असर क्या होगा? बात वही है जिससे हमने पॉजिटिव नेगेटिव कल्चर के डिफरेंस में डिस्टिंक्ट करते हुए हमने उसको डिस्कस किया। तो अगर इनका इन्फ्लुएंस, अगर ये बिहेव पॉजिटिवली कर रहे हैं तो इनका इन्फ्लुएंस पॉजिटिव होगा, और अगर ये बिहेव नेगेटिवली कर रहे हैं तो वर्कर्स के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस नेगेटिव होगा। पुट पीपल टुगेदर इन ग्रुप, जो बात मैंने बतला दी। इंटरेक्शन अगर, जाहिर बात है जब ग्रुप बनेगा तो लोग आपस में एक दूसरे से ताल्लुक कायम करेंगे। इन्फ्लुएंस इज एक्सर्टेड, तो ऐसी सूरत में इन्फ्लुएंस पड़ेगा। जैसे 5 लोगों की टीम काम कर रही है तो छठा बंदा जो आएगा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली असरअंदाज इस तरह से होगा, अगर वो लोग पॉजिटिव हैं, कल्चर पॉजिटिव है, तो वो नया वर्कर भी पॉजिटिव होगा। अगर कल्चर नेगेटिव है और वर्कर पॉजिटिव है तो ऐसी सूरत में भी आने वाले वर्कर को भी इस पेयर ग्रुप के प्रेशर की वजह से जो परफॉर्म है वो परफॉर्म इस तरह से करेगा कि कल्चर नेगेटिव ही चलता रहे। हायरार्की फॉर्म्स नाउन एज पैकिंग ऑर्डर। हायरार्की फॉर्म्स में बेसिकली चीजें कही जाएंगी, जो बात कह दी उसी के तहत चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप डिसाइडेड, पेयर ग्रुप ने डिसाइड कर लिया वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी पॉजिटिवली, तो ऐसी सूरत में वो पॉजिटिव करेगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं, हमने जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से करना है, नेगेटिव बिहेवियर है उनका, तो ऐसी सूरत में भी वो वही ऑर्डर उसको फॉलो करना पड़ेगा। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एस्टैब्लिश। नॉर्म्स बोलते हैं जी कोई भी काम जिसको उसके सिस्टमैटिक वे में करने की बजाय आम फहम से, आम नॉलेज से, आम कोशिश से करना शुरू कर दिया जाए, कि जिसके लिए आप किसी भी सिस्टम के अंदर जो SOPs हैं उनको बलाए ताक रखते हुए आप एक काम को अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, आम अल्फाज में जुगाड़ लगा के करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज नॉर्म्स बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब उनको कहा भी जाता है कि ये काम इस तरह नहीं इस तरह होगा, तो ये बात कहते हैं कि हम कितने अरसे से इस काम को इसी तरह करते आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को छोड़ के, SOPs को छोड़ के एक काम को जब मर्जी से करना शुरू कर दिया जाता है तो ऐसी सूरत में वो काम नॉर्म्स बन जाते हैं। नेक्स्ट, पेयर ग्रुप प्रेशर एक्सर्टेड, बतला दिया। गुड इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। गुड इंडिकेटर इसीलिए है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। वर्किंग कंडीशंस, फैसिलिटीज बोलेंगी नहीं, बतलाएंगी नहीं, असरअंदाज नहीं होंगी, उनका असर इतना ज्यादा नहीं है जितना कि ह्यूमन इंटरेक्शन का असर सबसे ज्यादा होता है। आगे जी, पेयर ग्रुप प्रेशर कैन बी हार्नेस टू इनकरेज गुड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। कहते जी पेयर ग्रुप प्रेशर को आप इस तरह से हार्नेस करेंगे, पहनाएंगे, या इस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको डेवलप करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे कि इससे गुड सेफ्टी कल्चर ही प्रोड्यूस हो। ग्रुप एक्सरसाइज आ गई जी। जिस तरह हमारे इस ट्रेनिंग की जो सीरीज चल रही है, इसके अंदर लेक्चर्स की सीरीज चल रही है, इसके अंदर मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपने कोई भी ग्रुप एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं है, किसी भी ग्रुप डिस्कशन को छोड़ना नहीं है, किसी भी मॉड्यूल के फिनिश होने की एक्सरसाइज को आपने छोड़ना नहीं है, बल्कि आपने इसको खुद परफॉर्म करना है प्रैक्टिकली या रिटन फॉर्म में, और उसके बाद आप मुझे शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का तरीका वही है, आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे ईमेल करें या मुझे व्हाट्सएप करें। अभी बहुत सारी क्यूरीज इस हवाले से रिसीव हो रही हैं और उन लोगों के साथ राब्ते में है मुकम्मल तौर पर, और उनको गाइड किया जा रहा है, और कोशिश ये की जाएगी कि आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे लेक्चर्स की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हर एक इंडिविजुअल के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो चीजें उन्हें सही तरह से समझ नहीं आ रही, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स के ऊपर भी बाकायदा से लेक्चर जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा, बाकायदा लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, और वो आपको इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट।
अच्छा जी, ग्रुप एक्सरसाइज में जी, व्हाट फैक्टर्स कुड रिजल्ट इन द डिटोरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड हेंस सेफ्टी परफॉर्मेंस, कि वो कौन से अनासिर हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज, बुरे तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं। डिटोरेशन मतलब खराबी पैदा कर सकते हैं, हालत बदतर कर सकते हैं। तो वो फैक्टर्स आपने तहरीर करने हैं, राइट डाउन करने हैं और उसके बाद मेरे साथ शेयर करने हैं। आगे चलते हैं जी। एलिमेंट 3.1 हमने देख लिया, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। अब एलिमेंट 3.2, एलिमेंट 3.2 है इंप्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। मतलब एलिमेंट 1 में हमने हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को डिस्कस किया कि ये कैसे पॉजिटिव है, कैसे नेगेटिव है, पेयर ग्रुप कैसे इसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। अब हमें ऐसी सूरत में जो पॉजिटिव है वो तो दी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगा, उसके अंदर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिस्टम को कंटिन्यू फॉर्म में बेहतरी की जानिब आपने गामजन रखना है। तो मेन मसला ये है कि जब कल्चर नेगेटिव हो गया है तो उसको इंप्रूव कैसे किया जाए और जो कल्चर पॉजिटिव है उसको मजीद बेहतरी की जानिब कैसे लाया जाए। अच्छा जी, पहली चीज इंप्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में आती है मैनेजमेंट, कमिटमेंट एंड लीडरशिप। ये चीज अंडरस्टैंडेबल है कि सबसे पहले मैनेजमेंट कमिटमेंट ही एक ऐसी चीज है जो हमें टॉप प्रायोरिटी पे रिक्वायर्ड है। उसके पीछे रीजनिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल बीइंग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, बीइंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, बीइंग हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर, आप चीजों को उस हद तक बेहतर नहीं कर सकते जब तक टॉप मैनेजमेंट कमिटेड ना हो, क्योंकि मेन रिसोर्सेज चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मटेरियल की शक्ल में है, चाहे वो पीपीईज इक्विपमेंट की शक्ल में है, तो जब तक टॉप मैनेजमेंट कमिटेड नहीं होगी तो उस टाइम तक किसी भी सूरत आपका मैनेजमेंट सिस्टम, आपका हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर बेहतर नहीं हो सकता। सीनियर मैनेजमेंट सेट पॉलिसी, जो सीनियर मैनेजमेंट है वो पॉलिसी सेट करेगी, अंडरस्टूड है। हमने पॉलिसी एलिमेंट 2 के अंदर डिस्कस भी की। और याद रखिएगा ये बात कि नॉर्मली एक लीगल स्टैंडर्ड कहता है कि जब आप 5 या 5 से ज्यादा लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर करते हैं तो ऐसी सूरत में आप एक प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे और आपके ऊपर लाजिम है आर्टिकल नंबर 14 C155 के तहत कि आप एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी पॉलिसी स्टैब्लिश करेंगे, डेवलप करेंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे अपने तमाम तर वर्कर्स के माबैन। नेक्स्ट वी हैव दे आल्सो सेट प्रायोरिटीज एंड टारगेट, अंडरस्टूड है। ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट सेट करना टॉप मैनेजमेंट काम है। दे मस्ट इंस्पायर एंड मोटिवेट, और वो इस जानिब लोगों को रागिब करेंगे, रागिब करने में उन्हें वलवला जज्बा दिलाएंगे कि उन्होंने किसी भी चीज को जब भी परफॉर्म करना है तो वो सेफली परफॉर्म करना है। देन वी हैव देयर लीडरशिप कैस्केड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी लीडरशिप है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर झलकनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए कि पूरी लीडरशिप मैनेजमेंट कमिटमेंट जो है, मतलब मैनेजमेंट की कमिटमेंट जो लीडरशिप है उसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गिर्द एक पॉजिटिव कल्चर के लिए आसार कायम किया हो, जिससे हमें वाज़े तौर पर दिखाई दे कि हमारी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट कमिटेड है हेल्थ एंड सेफ्टी की जानिब। विजिबल लीडरशिप किस तरह से दिखाई देगा कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज मौजूद हैं और वो कमिटेड हैं। बिहेविंग सेफली, कि वो सेफली कोई भी काम परफॉर्म करें। इन्वॉल्वमेंट, सेफ्टी मीटिंग्स में वो अपना किरदार, अपनी शमूलियत इख्तियार करें। डूइंग सेफ्टी टूर्स एंड ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट्स करें, टूर्स करें। प्रोमोटिंग चेंजेस टू इंप्रूव सेफ्टी, इन्फोर्सिंग रूल्स थ्रू यूज ऑफ डिसिप्लिन, और नज़्मो ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए तमाम असूल, क़वाइद और ज़ाबित को इम्प्लीमेंट, ताकत के जरिए नाफिज करने की कोशिश करें। जी आ गया कॉम्पिटेंट वर्कर। कॉम्पिटेंट वर्कर के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि कॉम्पिटेंट पर्सन हम उसको कैट की एब्रीविएशन में देखते हैं और उसका
कैट से अंडरस्टैंडिंग ये है, के फॉर नॉलेज, ए फॉर एबिलिटी, टी फॉर ट्रेनिंग, ई फॉर एक्सपीरियंस, और उसी चीज को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। कैसे डिस्कस किया जा रहा है? कंपिटेंट वर्कर्स, अ कंपिटेंट पर्सन इज समवन हु हैज सफिशिएंट ट्रेनिंग, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड परहैप्स other attributes such as attitude or physical ability to be able to carry out their job safely। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, competent person के अंदर ये चार चीजें मेनली काउंट की जाती हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में जब नेचर ऑफ वर्क हार्ड हो या नेचर ऑफ वर्क हार्ड हो या नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट हो या डिफिकल्ट हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपको एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी देखने पड़ेंगे, जिसमें वर्कर का बिहेवियर क्या है, जिसमें वर्कर की जो काम करने की सलाहियत है वो कैसी है। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास आ गया ये ग्रुप एक्सरसाइज भी, और इसको हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर लेना है, और क्योंकि ये पार्ट है इसी एलिमेंट का। आइडेंटिफाई अ फ्यू एग्जांपल ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, कि वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन कैसे की जाएगी, कि वर्कर के साथ इंटरेक्शन कैसे किया जाएगा, वर्कर से फीडबैक कैसे लिया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में हमारे सामने तीन कैटेगरीज हैं। पहली वर्बल कम्युनिकेशन जो बोल के की जाए, दूसरी रिटन कम्युनिकेशन जो तहरीरी तौर पर की जाए, और तीसरी ग्राफिक कम्युनिकेशन जिसके अंदर आप तस्वीरी तौर पर चीजों को एड अप करके ये कम्युनिकेशन करेंगे। आगे आता है जी, व्हाट आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ईच मेथड, के हर कम्युनिकेशन मेथड की कैटेगरी के फवायद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। आगे चलते हैं जी, पहले आता है हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स में पहला है पर्सनल, कि हर बंदा इंफरादी तौर पर इसको कर सकता है, क्विक फौरी तौर पर आप किसी के सामने कुछ भी कह सकते हैं, डायरेक्ट आपके और सुनने और बोलने वाले के दरमियान कोई भी चीज हाइल नहीं है, और इससे आप चेक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। कैसे चेक अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जांपल, अगर आप फेस टू फेस किसी के सामने हैं, बीइंग टीचिंग, जब मैं किसी को फेस टू फेस लेक्चर दे रहा हूँगा तो उसके फेस एक्सप्रेशन से मैं ये रीड कर पाऊंगा कि आया जो चीज उसको समझाई जा रही है तो क्या उसको समझ आ रही है या कि नहीं। फीडबैक, उसका कोई सवाल है, कोई चीज पूछना चाहता है, देन शेयर व्यूज, और ऐसी सूरत में वर्बल कम्युनिकेशन में आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, दूसरे के सुन सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज से भी कई दफा आप बहुत सारी चीजों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। लिमिटेशंस या डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, लैंग्वेज बैरियर, समझाने वाला इंग्लिश बोल रहा है और अगला उर्दू स्पीकिंग है या हिंदी स्पीकिंग है तो उसको समझ नहीं आएगी। जॉर्गन होता है कि किसी भी आपकी जो फील्ड होती है उसके अंदर स्पेसिफिक जो टर्मिनोलॉजी, स्पेशल वर्ड्स वगैरह यूज किए जाते हैं, वो तमाम तर आपके जॉर्गन्स में होते हैं, और वो चीजें मुहावरतन या इस तरह से इस्तेमाल होती हैं, इस्तिलाहात होती हैं कि जिनको इतनी आसानी से हर बंदा समझ नहीं पाता। स्ट्रॉन्ग एक्सेंट डायलेक्ट, आपका अगर बोलने का जो एक्सेंट है, जो तरीक़ेकार है, वो इतना प्योर है कि उसको भी समझने में कई बार दुश्वारी होती है। बैकग्राउंड नॉइज है जी, उसकी वजह से आवाज क्लियर नहीं है। पुअर हेयरिंग है, सुनने वाले की समात का इशू है या वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा बात पे। एम्बिग्विटी, या बात इस तरह से की गई कि वो उलझाव का शिकार हो गई, कि बात सीधी तरह से समझ नहीं आ रही। मिसिंग इंफॉर्मेशन, फॉरगेटिंग इंफॉर्मेशन, नो रिकॉर्ड। पुअर, नो रिकॉर्ड इसलिए कि कही हुई बात का आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा। जिस तरह दो बंदों के, अब तो थोड़ा बहुत चीजें बेहतर हुई हैं तो रिकॉर्डिंग और इस तरह की चीजें हैं, मोबाइल फोन और इस तरह, लेकिन टेक्निकली इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। पुअर क्वालिटी, टेलीफोन RPA जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम होते हैं जिसमें स्पीकर वगैरह, और इस वजह से आपकी जो आवाज है वो उसकी क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। देन वी हैव रिटन कम्युनिकेशन, तहरीरी तौर पर। बेनिफिट क्या है? परमानेंट रिकॉर्ड, मैं पहले बता चुका हूं, रिकॉर्ड से मुराद हम हमेशा यही लेंगे कि कोई भी चीज तहरीरी तौर पर किस तरह तहरीरी तौर पर जब आएगी तो उसी को ही हम रिकॉर्ड तस्वर करेंगे, और परमानेंट रिकॉर्ड जब लिख दिया तो वो मुकम्मल तौर पर तहरीर आपके पास महफूज होगी। रेफरेंस, हवाला जात वगैरह आप दे सकते हैं। कैन बी रिटन केयरफुली फॉर क्लैरिटी, और
इसके ऊपर बड़ी सोच विचार के बाद लिखा जाएगा ताकि इसको पढ़ने वाला इसके साथ अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए इसको। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली चीपली, और इसको आप बड़े कम खर्चे के ऊपर बड़े दूर तक फैला सकते हैं। जैसे एक ईमेल है, आप एक ईमेल करते हैं और वो रिटन फॉर्म में बहुत दूर तक चली जाती है, उसके लिए आपके सामने जिसको आप ईमेल कर रहे हैं उसका होना लाजिम नहीं है। लिमिटेशंस जी, डीमेरिट्स डिसएडवांटेजेस क्या है? इनडायरेक्ट है, टाइम टेकिंग है, जॉर्गन एब्रीविएशंस इन्वॉल्व होंगी बीच में जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इम्पर्सनल है, जाती हैसियत में नहीं कर रहे। एम्बिगुअस हो सकता है लैंग्वेज की वजह से, एम्बिगुअस हो सकता है सेंटेंस स्ट्रक्चर की वजह से कि जो कुछ तहरीर किया जा रहा है वो समझने से कासिर है पढ़ने वाला। मे नॉट बी रीड, और कुछ लोग जो पढ़ नहीं सकेंगे। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। रेसिपिएंट में नॉट बी एबल टू रीड। अच्छा, बहुत सारी आप अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी ईमेल्स हमें भी आती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने से गुजरती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम कई दफ़ा उनको पढ़ने से वो चीज़ें रह जाती हैं और ऐसी सूरत में ओवरलुक हो जाती हैं और बहुत सारी अहम चीज़ें भी इस मसले में आपकी रह जाती हैं। नो इमीडिएट फीडबैक, फौरन नहीं आएगा जी, पढ़ने वाला पढ़ेगा, देखने वाला देखेगा इसको और उसके बाद जाके वो कोई फीडबैक देगा। कैन नॉट क्वेश्चन, अंडरस्टूड है, रिटन फॉर्म पे क्वेश्चन करना किया नहीं जा सकेगा। और इम्पेयर्ड विजन, इम्पेयर्ड विजन यही है कि बार बार ईमेल्स आ रही हैं, इररेलेवेंट रेलेवेंट ईमेल्स बीच में आ रही हैं, तो ऐसी सूरत में बार बार ईमेल से जब आप उकता जाएंगे तो ऐसी सूरत में आप बीच में से कोई भी इंपॉर्टेंट रिटन कम्युनिकेशन मिस आउट कर सकते हैं। आगे जी, ग्राफिक कम्युनिकेशन। ग्राफिक कम्युनिकेशन में क्या होगा कि आप तस्वीरें बना के, आप अलामतें जाहिर करके, आप प्ले कार्ड्स बना के, आप पोस्टर्स बना के आप ग्राफिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है जी? आई कैचिंग, विजुअल, क्विक टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट होता है किसी चीज की तशहीर होना। नो लैंग्वेज बैरियर, जाहिर बात है अलामत है। फॉर एग्जाम्पल रेड सर्कल में अगर पी लिख के उसके ऊपर क्रॉस है तो अंडरस्टूड है हर किसी को कि ये नो पार्किंग है। नो लैंग्वेज बैरियर, जार्गन फ्री, कोई मुहावरा कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तहरीरी नहीं सुनाई नहीं दे रहा तो वो जार्गन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ इसमें एक तस्वीर होगी जो दिखाई दे रही है। कन्वेज अ मैसेज टू अ वाइड ऑडियंस, और उससे होगा क्या कि पढ़ा या अनपढ़ कोई भी बंदा हो वो काफी हद तक इन साइंस से इस ग्राफिक कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड कर लेगा, मासवाए उस ग्राफिक कम्युनिकेशन के जो किसी चीज के अंदर स्पेसिफिक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मल रोड के जो साइंस हैं वो जानते होंगे, लेकिन जब तक कि आप प्रॉपर ड्राइविंग की क्लासेस नहीं लेंगे, जब तक आप प्रॉपर ड्राइविंग सीख के प्रॉपर लाइसेंस नहीं लेंगे, तब तक वो आपको ड्राइविंग के या रोड सेफ्टी के साइंस का बेहतर तरीके से अंदाजा नहीं होगा जी। फिर आगे लिमिटेशंस, डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सिंपल मैसेजेस हैं, इतनी अब डिटेल समझ नहीं आएगी। एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं क्योंकि प्ले कार्ड बनाना, प्रिंट करवाना, उसके बाद पेस्टिंग वगैरह। मे नॉट बी लुक्ड एट, कई दफा रह भी जाएंगे अगर बहुत ज्यादा, जिस तरह आजकल बिल बोर्ड्स बहुत ज्यादा हो गए हर जगह। गुंजान सिटीज, आपकी सिटीज जो है वो कंजेस्टेड हो गई, जगह जगह बिल बोर्ड्स, जिस वजह से बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ऐसे जो ग्राफिक कम्युनिकेशन है वो अनइंटेंडेड ही रह जाती है। सिंबल्स और पिक्टोग्राम्स में भी अननोन हो सकता है, जिसका मैंने भी आपको डिस्कस किया। फीडबैक कोई नहीं है, नो क्वेश्चन, और इम्पेयर्ड विजन। बहुत ज्यादा भी ग्राफिक कम्युनिकेशन होगी तो लोग अवॉइड करेंगे कि इधर कुछ ना कुछ तो होता ही है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स की बात करें कि इन कम्युनिकेशन के जरिए तो आगे, अब इसके बाद ये ग्राफिक कम्युनिकेशन हम करेंगे कैसे जी? नोटिस बोर्ड्स यूज करेंगे, जिससे स्कूल, कॉलेजेस, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये मौजूद होते हैं, जहां पे हर अहम अपडेट खबर को नशर किया जाता है। पोस्टर्स एंड वीडियोस, डिजिटल मीडिया, टूल बॉक्स टॉक जिनको टीबीटी बोलते हैं, टूल बॉक्स टॉक्स, टीबीटी अक्सर काम शुरू होने से पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है। मेमोज एंड ईमेल्स, वर्कर्स हैंडबुक, वर्कर हैंडबुक, छोटे छोटे मैनुअल्स बना दिए जाएंगे ताकि हर वर्कर के पास वो मैनुअल पहुंच सके और उस मैनुअल को सामने रखते हुए वो समझने की कोशिश करे। आगे जी, आगे हमारे पास इसके अंदर ग्रुप एक्सरसाइज, ये है जी ग्रुप एक्सरसाइज।
ये ग्रुप डिस्कशन नहीं है, ग्रुप एक्सरसाइज है। तो ग्रुप एक्सरसाइज जैसे ही आई तो इससे अंडरस्टूड है कि आप ही ने इसको परफॉर्म करना है और परफॉर्म करने के बाद मुझे शेयर करना है। ग्रुप एक्सरसाइज है जी, व्हाट आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सेफ्टी पोस्टर एज अ फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा। कहता है कि इस चीज के अगर आप सेफ्टी पोस्टर यूज कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा, मतलब कि आप झूठ और इस तरह से करने के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो एक हेल्थ एंड सेफ्टी के जो पोस्टर है उसकी लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, उसके फवायद क्या होंगे जो किसी भी जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे। हमारा ये एलिमेंट 3 का पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए कनेक्टेड रहें चैनल के थ्रू, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही इसका अगला पार्ट आपके पास अपलोड हो तो वो फौरन से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपनी लर्निंग को यहीं से आगे स्टार्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर की वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।